सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इस्लामाबाद में धरने और इस्तीफे के नारे मारते मौलाना फजलुर रहमान मजहब और सियासत समेत हर कार्ड आजमा कर भी नाकाम नजर आते हैं। हालात ये हैं कि इनका सियासी खिताब खुतबे में तब्दील हो रहा है, लेकिन खतरनाक बात यह है कि वो दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर अपने मफादात की खातिर मुल्की मफाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले उनके इस आज़ादी मार्च की वजह से कश्मीर जो फ्लैश पॉइंट बना था पस मंजर में चला गया, क्योंकि सब मीडिया इनको दिखाने लग गया। आज वो करतारपुर पर हमलावर थे, ये सोचे समझे बगैर कि इस मामले ने भी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उभारा है। दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान अक़लियतों की आज़ादी, मजहबी रवादारी और अमन के लिए भारत से बहुत आगे है। लेकिन मौलाना का आज का बयान कि 9 नवंबर को हम करतारपुर राहदारी खोलकर क्या पैगाम देना चाहते हैं, यह बयान दर हकीकत मजहबी रवादारी की धज्जियां उड़ा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान के तनाजुर में आज DGISPR का यह कहना बिल्कुल बजा है कि करतारपुर राहदारी खोलने से पाकिस्तान के दाखिली खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आएगी। तर्जुमान पाक फौज ने धरने के हवाले से पाक फौज के किरदार की एक बार फिर वजाहत कर दी कि इसमें फौज का कोई किरदार नहीं। 2014 के धरने में भी फौज हुकूमत के साथ थी और आज भी हुकूमत के साथ खड़ी है। हकीकत यह भी है कि अगर इलेक्शन कमीशन या हुकूमत फौज से किसी किरदार का मुतालबा करती है कि फौज आईनी तौर पर इसे किरदार ये निभाना है तो इसकी पाबंद होती है। दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि करतारपुर राहदारी मामला पाकिस्तान के लिए किसी तरह घाटे का सौदा नहीं। ये करिश्मा भी इसी करतारपुर राहदारी की बदौलत हुआ है कि तारीख में पहली बार किसी पाकिस्तानी हुक्मरान के भारत में पोस्टर लगाए गए, बैनर्स लगाए गए, सिख इमरान खान को हीरो करार दे रहे हैं। और इसके जवाब में मौलाना क्या फरमा रहे हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च की नाकामी पर दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं जो ऐसे बयान दाग रहे हैं? आज यही बात जानेंगे असद खरल साहब से कि क्या वजह है कि मौलाना साहब इस तरह के बयान देने लग जाते हैं। और उन्होंने अब 12 रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से सीरत कॉन्फ्रेंस की बात कर दी है। और बाबर डोगर साहब से भी इस बारे में जानेंगे कि मौलाना साहब आखिर चाह क्या रहे हैं। लेकिन पहले आज के बयान इस रिपोर्ट में। खरल साहब, ये आखिर मसला क्या है मौलाना फजलुर रहमान साहब का? क्यों इस तरह के वो बयान दे देते हैं? आज उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब ये उस तरह का धरना नहीं है, माजी में यहाँ मुजरे होते थे और अब यहाँ पर जनाब देखें बाइज्जत लोग आए हुए हैं। इस तरह के बयान और उसके बाद ये फौज को मुलव्वस करने की कोशिश करना, यानी जिसको और कोई काम नहीं मिलता फौज को बदनाम करने की कोशिश करता है। अब वाज़ेह कर दीजिए इस पर ने ना धरने से कोई ताल्लुक है, ना सियासत से कोई ताल्लुक है, ना इलेक्शन में कोई ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन बुलाता है। तो बार बार ये मौलाना साहब आखिर चाह क्या रहे हैं? देखिए, जिस तरह आपने बताया कि मौलाना साहब ने सियासी जो धरना था उसको आहिस्ता आहिस्ता वो मजहबी कार्ड भी उसमें इस्तेमाल किया, सियासी कार्ड भी इस्तेमाल किया, इंतशार के हवाले से भी जो अज़ाइम थे वो भी हुकूमत ने अपनी सब्र व तहम्मुल से, पेशेंस से वो भी नाकाम बनाई चीज़। लेकिन फिर जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान को आज फिर DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि फ़ौज खुद से नहीं इलेक्शन में आती, फ़ौज को एक आइनी और कानूनी तौर पर हुकूमत रिक्विजिट करती है, हुकूमत बुलाती है तो दैन फौज जाती है। फौज को कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी, उन्होंने कहा कि सियासत से फौज को कोई दिलचस्पी नहीं है। तीसरी, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ने जो वहाँ पे एक कालदम तंजीम के जो परचम लहराए गए हैं तो वो इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन है और उनको इस चीज़ का इदराक होगा और यकीनन होगा कि उसके इम्पैक्ट इम्प्लीकेशन क्या गुजरे होंगे पाकिस्तान के ऊपर। एक तरफ यही बात फाटफ की तरफ जानब से आती है जो हमारा ग्रे लिस्ट में नाम ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए तैयार है, भारत लॉबिंग कर रहा है, हम ग्रे से भी निकालने की चक्करों में हैं। दूसरी, उन्होंने बात कहा कि सारा मीडिया जो उसका फोकस हो गया आज़ादी मार्च की तरफ, कश्मीर का जो इशू है वो बैक बर्नर पे चला गया। अब दूसरी जानब मौलाना साहब ने जो बात की है, एक तो बात साबित हो गई कि जो आज़ादी मार्च धरना वो तो सारी चीज़ें अब होगी ख़त्म। अब मौलाना साहब ने उसको सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का कन्वर्ट कर दिया 12 रबीउल अव्वल
लिहाजा ये तो 12 अच्छी बात रबीउल अव्वल को जो एक इवेंट हो रहा है, जी जी उस हवाले से उन्होंने जब अनाउंसमेंट कर दी है उसामा साहब, जी जी, अब तो ये- सारी तैयारियां उसकी हैं। ये मुझे ये बताएं कि उसके बावजूद अनाउंसमेंट के अगर कल आके फिर वो पॉलिटिकल एक गुफ्तगू करें तो मेरा ख्याल है फिर ये ज्यादती होगी। नहीं, वो तो क्योंकि किसी वक्त ये- भी कुछ कर रहे हैं। नहीं, ये कभी देखिए, मुझे आपने बताएं एक कि तरफ- कभी मुझे बताएं कि वो करते हैं कि वो लोग जो बड़े लिबरल बनते हैं, वो बड़े हामी बनते हैं औरतों की हुकूक के, वो सहाफी सारे वो कंटेनर में मौजूद होते हैं, उसके बाद कंटेनर पर चढ़कर वो कहते हैं जी यहाँ मुजरिम हुआ करते थे। तो ये इससे क्या चक्कर है? ज्यादा उसामा साहब, इससे उन ज्यादा लिबरल्स जो को गले लगाना, खवातीन उनको के हवाले चूमना, से, जो पता नहीं यहाँ पर शराब कल्चर चाहते हैं, उन- क्या क्या बेहयाई चाहते हैं, उनको वो गले लगाते हैं। मेरा कंटेनर में ख्याल बुला है बुला के। पढ़े लिखे एक सहाफियों को खवातीन के हवाले से जो उन्होंने जुबान वहां पे इस्तेमाल की है, जो पीटीआई के धरने के हवाले से या खवातीन के हवाले से जो जिस तरीके से उन्होंने जुबान इस्तेमाल की है, ये किसी भी एक पढ़े लिखे, एक बाशऊर, एक समझदार, एक रिस्पेक्टेबल जो पाकिस्तानी शहरी है इवन के साफी को तो हम ज्यादा समझते हैं कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन जिस तरह के फतवे वहां पे जारी किए हैं हमारे साफियों ने, मेरा ख्याल है ये भी ज्यादती है। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये देख लिया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी आपने अपने वो कार्ड खेल दी है। मौलाना साहब चाह रहे थे कि उनके कंधे पे रख के अपना मुद्दा सीधा करें, लेकिन उल्टा काम क्या हो गया कि मौलाना साहब के कंधे इस्तेमाल हो गए। उन्होंने तो दोनों ने अपना मुद्दा सीधा कर लिया। नवाज शरीफ साहब घर पहुंच गए हैं, जरदारी साहब पहुंचने वाले हैं, अब्बासी साहब बाहर आ गए हैं, मरियम साहबा की बेल होगी। चले ये मैं नहीं कहता कि बेल को डील का हिस्सा है, नहीं, बेल लेकिन ये तो उनकी कह एक सकते हैं merit कि पे सहूलत तो हुई। इमरान बहरहाल खान ने दी ना सहूलतें वालिद मिल के साथ गई। रहने की। अदालत का फैसला अपनी जगह, हाँ, लेकिन वो तो 6 दिन ये- पहले से हॉस्पिटल में तो कोई उसमें तो कोई अदालत वो तो नहीं सबको है। पता है। ट्रीटमेंट आप देख लें, वहां क्या कहा जा रही, मरियम का ट्रीटमेंट जारी था। तो सबको लाजा पता- अब है मौलाना साहब की बारी। वो डोगर साहब इस पे बताएंगे मौलाना हाँ जी, साहब बाबर साहब। अब क्या हासिल करेंगे। बाबर साहब उन्होंने तो अपना हासिल कर लिया। मुझे ये बताएं, ये किस तरह की पॉलिसी है कि मौलाना साहब एक तरफ उन लोगों को गले लगाते हैं जो मुल्क में शराब की बात करेंगे, जो मुल्क में जनाब बेहयाई की गई, बिल्कुल ओपन सोसाइटी होनी चाहिए, उनकी बात करेंगे, और उनको कंटेनर में बुला बुलाकर, सबने देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता जनाब, वो गले लगाते हैं, और उसके बाद कंटेनर के ऊपर जाते हैं, अंदर कुछ और है और ऊपर जा कह रहे हैं जी यहाँ तो जनाब, अब मैं लफ्ज नहीं दोहराना चाहता, फिर कहते हैं जी मेरी शराफत गवारा नहीं करती, बाकी सब बदमाश यहाँ पर बैठे हैं, और फिर ये कह देना। नूरुल्लाह कादरी साहब ने बड़ा खूबसूरत उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा जी क्या आप कोई ज्यादा शरीफ हैं और हम कोई बुरे हैं, आपका दीन, आपका ईमान हमसे बढ़कर। उन्होंने कहा जी मैंने भी दीनी तालीम हासिल की हुई है, आप किस तरह से कह सकते हैं कि आपका ईमान ज्यादा पुख्ता है और हमारा कमजोर है। यानी ईमान के फतवे जारी करते रहे दूसरों के बारे में बेहयाई के फतवे जारी कर देने, और नीचे कंटेनर में जिन लोगों से मिल रहे हैं वो आपको पता है। उसामा साहब, सबसे पहले एक चीज़ मेरी आज इलेक्शन कमीशन में एक कुछ आला जो हाईएस्ट ऑफिसर है, मेरी उनसे बात हुई। उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जो आइन की आर्टिकल 213A है वो उसको पढ़ लें। उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि वो इलेक्शंस को शफाफ आज़ादाना तरीके से करवाएं। वो कहते हैं कि लाड़काना में अगर इलेक्शन हम करवाते हैं, एक मिसाल है, या पेशावर में हम इलेक्शन करवाते हैं, अगर पेशावर में फ़ौज को नहीं रखते, हम पुलिस को रख लेते हैं, वहाँ पर SHOs की ड्यूटी लग जाती है, तो क्या SHO जो हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हैं? तौबा करें, क्या सवाल वो नहीं पैदा होता। मैं वो हाथ चूम रहे होते हैं, लाड़काना में इलेक्शन हो रहा हो, कस्टडी में एक शख्स है और वो बाहर निकलता है तो उसके हाथ चूमे जा रहे हैं, लाड़काना में वर्दी इलेक्शन पहनकर हाथ चूम रहे हैं। उसामा साहब, लाड़काना में इलेक्शन हो रहा होता और वहां पर जो DPO था उसकी वहां पर ड्यूटियां लगी होती, तो मैं देखता कि कैसे मुखालफिन को पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जाने दिया जाता, मौलाना साहब के वहां अपने पर लोगों ने मुखालफिन पीपल्स को पार्टी का अरेस्ट इल्जाम कर लिया जाता, पीपल्स पार्टी डब्बे इलेक्शन बाहर में निकाल कर इलेक्शन ठप्पे लगाए जाते। ये मैं खुद देखता रहा हूं। पंजाब में जिस तरह से इलेक्शन होते रहे हैं, हमने खुद देखे हैं कि किस तरह से जिला इंतजामिया, किस तरह से पुलिस जो है वो जो गवर्नमेंट के हुकूमती कैंडिडेट है उसके ट्रक भर भर के वोटों के लेके जाते थे, मुखालफिन को मौके पर अरेस्ट कर लिया जाता था। सर असल जो इलेक्शन कमीशन का काम है न्यूट्रल बॉडी को वहां पर खड़ा करना, न्यूट्रल अदारे को वहां पर खड़ा करना, ताकि इलेक्शन शफाफ हो जाए। जब इलेक्शन शफाफ होते हैं और जब ये रिजल्ट आता है ना, जिस तरह से लाड़काना से GDA जीता है, तो फिर पता चलता है, फिर ये एक ही इल्जाम रह जाता है धांधली हुई है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में
मुझे कोई एक इलेक्शन बता दे जिसमें हारने वाले ने कहा होगा जनाब मेरा जो इलेक्शन है वो मैं मेरिट पे आ रहा सर हूं। पीपल्स जो पार्टी भी के हारता है आरओ इलेक्शंस किसने कहे थे 2013 में जब नून लीग जीती है? आरओ इलेक्शंस किसने कहा? जरदारी साहब ने कहा। दो उन्होंने कहा, हजार इलेक्शंस को नहीं मानते। उसामा साहब 2,000 लाहौर में वोट पड़ रहे हैं पे पार्टी को, वो कह रहे हैं धांधली हुई है। 2,000 जीतने वाला 1.25 लाख और हारने वाला 2,000, वो कह रहे हैं कि जमानतें जमानतें सारों की जब्ती हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मौलाना बताएं ना कि लाड़काना में धांधली हुई है या नहीं हुई। फौज उसकी भी तो वजाहत कर उसामा दें। साहब जमानत है शफाफ इलेक्शन की, जो मुल्क के सर, अंदर एनवायरमेंट है। आइन- सर, सिंध इन्होंने के क्या अंदर कहा है? सिंध की हुकूमत की पुलिस है, आइन ये पंजाब कहता के है- अंदर नून लीग की पुलिस होती थी, मेरी वहां पे बात पीपल्स पार्टी लिख की लें। पुलिस होती थी। इन्होंने ही ऑपोजिशन तो में वहां पे तो कहना है, इलेक्शन शफाफ अगले इंश्योर हो ही में- नहीं सकता। अगले इलेक्शन में उन्होंने कहना जी फौज आए, हमें तहरीक इंसाफ पर एतबार नहीं एक है। चीज तो क्लियर है ना उसामा साहब, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पर उस पार्टी के अंडर जिले इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया फिर इलेक्शन नहीं करा आप और मैं सकती, चाहे आइडेंटिटी जो नहीं है। मर्जी हो जाए। यहाँ पर जिले सरकारी इंतजामिया बैनर पुलिस लगाते हैं इंतजामिया किसके? सिर्फ और सिर्फ सरकारी कैंडिडेट की वो कन्वेंसिंग कराएंगी, सरकारी पैसे पर उसको इलेक्शन जितवाएंगी, सरकार और जो मुखालफिन है वो सारे अंदर जेलों में होंगे। सर, मैंने ये खुद तो देखा क्लियर है। यही है पूरे। तो सर, सर सरकारी ये गाड़ियां मौलाना बैनर्स तक लगा रही मौलाना होती की हैं। ये डिमांड वैसे ही लीगल है। क्या आप इंडियन की फौज को बुला रहे हैं? आप पाकिस्तान की अपनी फौज है और उस पे ये बर्डन है, फौज पे ये इलेक्शन जो है ये बर्डन है, अजाफी ड्यूटी है शौक जो नहीं उनको करनी पड़ती है सिर्फ इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए। ISPR के लेकिन तर्जुमान इन कह रहे हैं- पॉलिटिकल पार्टीज के ये बारे में नहीं है कि इलेक्शन शफाफ हो, तो पे पार्टी के ये बारे में नहीं कि पे पार्टी सिंध में कहीं यही इलेक्शन मैं अपोजिशन अर्ज कर दूं, एक पार्टियां सेकंड। इलेक्शन से करीब सर, एक मुतालबा कर रही होंगी कि फौज की निगरानी में यही इलेक्शन मैं कह कराया रहा हूं, एक जुमला सुन लें। डीजी ISPR ने मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने कहा है कि 20 साल से फौज मुल्क की सिक्योरिटी और दिफा के काम में मसरूफ है, जो हमें ये इजाजत नहीं देते कि खुद को इस तरह की चीजें मुलव्वस करें या इल्जाम तराशियों को जवाब दें। अब मुझे बताएं आप कि आप इल्जाम पर इल्जाम लगाई जाए, फौज कहीं और मसरूफ है, कश्मीर, मशरकी सद भारत के साथ बॉर्डर, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे देखें क्या हो रहा है, अंदर आपके लिए कितने मसाइल हैं, उसके अमन अमान कितना बेहतर हो गया। आपको पता ना बाबू साहब, कल एक सीनियर साहब भी आए हुए थे बलूचिस्तान से, उन्होंने कहा 90% बेहतरी आई कुछ है। ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं और कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना। ये इंटरनेशनल शर्म जो आनी चाहिए ताकतें हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं। शर्म सारी आनी चाहिए। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक है, ताकतवर फौज है, मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर फौज है पाकिस्तान की फौज है, जिसको वेस्ट जो है वो उसको और या मोदी को एक आंख नहीं ये बाती ये साइज फौज। सर्विस देखिए आपका ना। क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तानी फौज होती, पाकिस्तान के एटमी न्यूक्स ना होते, फौज ना होती, तो आज क्या हम इंडिया हमें छोड़ता? सर ये सारे लोग जो है ना, आप मोमेंट देख लें, आप ये टाइमिंग देख लें, ये टाइमिंग FATF का इशू साथ चल रहा है, आपका करतारपुरा का जो इशू है वो इतनी बड़ी मॉरल आपकी पता है जिसकी हद नहीं, कि आप 1 करोड़ की आबादी सिखों की जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर के नारे लगा रही है, वो उसके बैनर लगा रही है, और हमारे अंदर से एक मौलाना उठ के कह रहे हैं कि जी ये आपने क्या किया, ये आप क्यों करें। सारी दुनिया की सिख कम्युनिटी पाकिस्तान की तारीफें कर रही है, वो करतारपुर आने के लिए तैयारियां ये कर जो रही है। जमीयत उलमा हिंद वाली जबान है, डोगर साहब वही मौलाना साहब यहाँ बैठ के बोल रहे हैं जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से वहां पे अच्छा, बोली है। खजा- एक तरफ वो कहते हैं हम उनसे हमारा कोई तल्लक नहीं है, लेकिन फुटप्रिंट उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं। मौलाना साहब बार बार ताक ताक के हमले कर रहे हैं। खजा एक और करतारपुर के समझ- मामले एक और में चीज। सर, खबर मोदी है मुझे- जो है, एक उसकी चीज- नींदें हराम हुई सिर्फ एक चीज मैं हैं। वो डिस्कस परेशान है कि इमरान खैर खान साहब- ने और जनरल कमर जवेद बाजवा ने ये पता क्या सर, खेल एक किया। चीज- एक जुमला, एक जुमला। मौलाना साहब एक अच्छा, मिनट, रोड पे एक एक जुमला। पेट में सर एक एक चीज, जुमला। एक चीज सिर्फ वो ये है कि मौलाना वहां पर जो आप वर्कर लेके आए हैं वो बारिश में बेचारे वो बुरा हाल हो गया उनका, ना डॉक्टर साहब, उनके लिए 3 लोग वॉशरूम जहां है, बात ना हो गए उनके हैं, साफ पानी 3 है, लोग जहां बीमारियां बात हो वहां गए पर हैं। आप आम हो रही हैं और वो बेचारों के लिए अफराद खुराक भी जहां नहीं है। बात हुए, उनका जिम्मेदार कौन है? उसामा साहब वहां पर 3 खजा वहां पर अफराद। खुराक नहीं है, नहीं है। पानी नहीं है, वॉशरूम 100 नहीं है, बंदे और जो दूसरी हैं, तरफ आगे पीछे सुन गए लें, हैं। दूसरी तरफ आगे सुन दाखिल हो लें, गए। मौलाना आप उनका कंटेनर देख लें, 3 बेड लगे हुए हैं, अपने घर में चले जाते हैं, 1 घंटे के लिए आते हैं, मुर्गन गजाएं खा रहे हैं, खुद तो वो मजे में है। सर, वो उन्होंने आज क्या बेचारे कहा? वर्कर जो है वो कौन सी सजा उन्होंने आज भुगत कहा, रहे मैं हैं, या तो आप फिर उनके अंदर है 12 वहां पर किलो बैठे कढ़ाई का ऑर्डर आप था कहेंगे खाली। बारिश हो, 12 गर्मी हो, किलो सर्दी तो हो, मटन की कंटेनर कढ़ाई का है, ऑर्डर था। मैं नहीं कह रहा, मौलाना साहब ने आज कहा है, उनसे पूछा गया कि आप चौधरी बिरादरान के पास क्या लेने आए, उन्होंने कहा जी मैं यहाँ हलवा खाने आया हूँ। ठीक है, हलवा बहुत अच्छा बनता है, उम्मीद करते हैं विदाउट शुगर होगा। तो वो जब वहां पर हलवा खाने पहुंचे हुए थे तो लोगों का वो हाल था जो आपने बयान कर दिया। और जो वॉशरूम है 600 वॉशरूम,
वो सरकार ने बनाकर दिए, हुकूमत ने बनाकर दिए हैं, बिजली और सरकार सर की वहाँ तरफ से, पे वहाँ पे पानी इतनी सर, वो कम है ना। बदबू है उसामा सर, वो साहब, ज़ाहिर है कम जो है, इतलात सफाई आ का रही इंतजाम इतनी नहीं है। बदबू है, लोग बीमार हो इतना रहे हैं। ताफुन है कि उस वहां पर खड़ा होना मुश्किल हुआ है, बीमारियां आम हो रही हैं और ये गवर्नमेंट ने उसकी सफाई का इंतजाम किया है। जी, मौलाना इनका ये तो कह रहे हैं, मौलाना तो उस साइड आज पे जाते ही बल्कि नहीं। वजीर आजम साहब ने चेयरमैन सीडीए को कहा कि वहां पे आप विजिट करें और जो लोगों का चूंकि कल बारिश भी हुई है, जो मसाइल है उनके सर, ब्रेक का वक्त हो जाएगा। उनको आप जो भी बड़ी अच्छी बात है, maximum करना provide कर चाहिए। सकते हैं, अच्छा, तो ये एक अच्छा जज्बा है। हाँ जी। एक तरफ से ये भी इसी जज्बे को अगर हम देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब की अब रिहाई होने के बाद वो डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से और वो घर पहुंचे हैं। वहाँ पर आईसीयू उनके लिए बनाया गया है और इसके साथ मरियम भी वहाँ पर पहुँच गई हैं। लेकिन अब एक तरफ जो हम बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया, 12 रुकनी वो बोर्ड था जो अब तहलील हो गया है, क्या ऐसा इलाज उनको घर में आईसीयू में जो बना दिया गया श्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स अब होगा, ऐसा इलाज उनको मिल सकता है या लंदन में ही उनका इलाज बेहतर हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में जो बेहतरीन था, जो इमरान खान साहब ने जिस तरह से वो बोर्ड बनवाया, जो कुछ कहा, मरियम को वहाँ पर रखवाया और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को ये कहना पड़ा कि उनको शाबाश दी उन्होंने डॉक्टर्स को, तो क्या वो यहाँ पर मुतमईन होंगे या लंदन जाएंगे? खरल साहब जल्दी से। अच्छा उसामा साहब, एक तो आज पता चल गया कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो हॉस्पिटल है दुनिया का बेहतरीन, वो है जाती उमरा हॉस्पिटल। जाती उमरा हॉस्पिटल को स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल का दर्जा मैं देता हूं, इसलिए क्योंकि ख्वाजा आरस साहब ने यह कहा था कि सर्विसेज हॉस्पिटल में मशीन नहीं है, वहां पे टेस्ट फलां जगह पे नहीं होते, पीआईसी में फलां चीज नहीं है, एक छत की चीजें सारी नहीं हो सकती। अब एक छत के नीचे तमाम मशीनें वहां पे उनको अवेलेबल होंगी, तमाम किस्म के टेस्ट अवेलेबल होंगे। मुझे तो इंतहाई एक अजीब सी बात है उसामा साहब, पाकिस्तान में ये वाहिद एक घर होगा जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, जेलों के दर्जे तो मिलते देखे थे हमने, आईसीयू बना दिया गया और वहां पे 3 चीजें हैं, एक बेड लगा दिया गया और 2 मशीनें, पता नहीं सही है या गलत है, मुझे नहीं पता चलती भी है कि नहीं, वो 2 वहां पे डिवाइसेस रख दी गई हैं। मुझे ये बताएं उसामा साहब, जो नवाज शरीफ साहब को सर्विसेज हॉस्पिटल में वो चीजें दस्तयाब नहीं थी, जो पीआईसी में दस्तयाब नहीं होंगी, इस एक कमरे और एक बेड के साथ वो सारी चीजें आ कह रहा हूं जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आप उनकी बीमारी की संगीनी जाहिर कर रहे थे, ऐसे ना करें। जो आप सारी चीजें बता रहे थे, आप अपनी चीजों को खुद मशकूक कर रहे हैं। और अगली बात, अब वहां बैठ के बाबर साहब से जो भी तस्वीर जारी करेंगे, जिस हालत में जारी कर देंगे, जब मर्जी जारी कर देंगे, कौन सा उसका मतलब पैरामीटर्स है? क्या एक तरफ एयर एम्बुलेंस की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ उनकी बीमारी की तशवीशनाक हालत हमें बयान की जाती थी, जिस तरह उनका एक अटैक हो चुका है, ये हालत नहीं है कि वो लंदन भी नहीं हो जा सकता है। बाबर साहब से पूछना अब सारा मामला एक तो ये था कि अंडर वन रूफ उनको सारी फैसिलिटी दस्तयाब होनी चाहिए जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल में थी, साथ ही पीआईसी था, 12 रुकनी बोर्ड था, वो तो सारा कुछ बता चुके हैं। आज मियां नवाज शरीफ साहब जब हॉस्पिटल से घर पहुंचे हैं तो उनके साथ 3-4 और लोग भी थे, उसमें मरियम औरंगजेब भी थी, अताउल्लाह तारड़ भी थे, बिलाल वो जो हैं क्या नाम है जिन्होंने कल पैसे जमा करवाए हैं, बिलाल खोखर भी उनके साथ थे, जिन्होंने कल मरियम के 7 करोड़ रुपया जमा कराया, 2 करोड़ रुपया उसमें 5 भी सुना है उन्होंने, 1-2 दिन तक बनता है और 2 भी उन्होंने करके दिया बाद में, बड़ी वो थे। जब वो गेट पे पहुंचे तो गेट वालों ने कहा कि सिर्फ शरीफ फैमिली के लोग अंदर आएंगे, बाकी कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता। उन्होंने ये जाती उमरा के मेन गेट की बात कर रहे हैं या अंदर बाहर के दरवाजे की बात कर रहे हैं आप, दहलीज की बात कर रहे हैं? सर देखिए, जहां पे तो बड़ी जाती है डॉक्टर साहब, 9 करोड़ एक बंदा दे रहा है जो गेट है, उन्होंने कहा जी गेट पर मरियम नवाज, उनके बेटे, उनकी बेटी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनको उन्होंने अंदर किया। उन्होंने कहा जी बस और कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता और बिल्कुल बैन है, सख्ती से मना के कोई नहीं जाएगा। अताउल्लाह तारड़ वो बंदा है जो मियां साहब के साथ जब मरियम वहाँ पे नहीं थी हॉस्पिटल में तो वो उनका अटेंडेंट था वहाँ पर, रात को वही ठहरता था, ऐसे ही है, उसको भी नहीं जाने दिया गया, मरियम औरंगजेब को भी नहीं जाने दिया गया, बिलाल खोखर को भी नहीं जाने दिया गया, अफजल खोखर को नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कहा कि मियां साहब किसी से नहीं मिलेंगे, हालत ऐसी होगी सर। सर मुझे एक बात बताया, मैंने आज बड़े सीनियर डॉक्टर से, कई 3-4 सीनियर डॉक्टर हैं जिनसे बात की, वो प्रोफेसर डॉक्टर सर्जन है, अच्छी बात। उन्होंने कहा जी कि हमने आज तक जिंदगी में हमने किसी को रेफर नहीं किया श्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो एक आम सा हॉस्पिटल है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है
जिसमें किसी पेशेंट को वहाँ पर रेफर सर वो किया फिर जा लंदन सके। तो ना जाते ना अगर वहाँ होती तो। उसामा साहब लंदन का मुझे नहीं पता, अभी तो यही नहीं पता कि प्लेटलेट्स हो सकता है कि उनके ठीक हो गए हों, क्योंकि मेरी इतलात हैं कि यार मरियम एक और दिन में नवाज थोड़ी शरीफ ये वो अभी कमर दर्द नहीं है शहबाज शरीफ साहब की जो वो आप कहते हैं ऑटो पे लगी हुई है, ये प्लेटलेट्स हैं यार, ऐसे ना करें मुझे आप। लग रहा है कि फिर आपके पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं नहीं। क्योंकि दुनिया में किसी और ने तो कोई रिपोर्ट मेडिकल देखी नहीं, हो सकता है आपके पास आ गई मैं हो। तो वैसे कह रहा हूँ सिर्फ वही बातें हमारे पास पहुंची हैं जो डॉक्टर महमूद अयाज कह रहे हैं, जो उन्होंने बताई हैं। अब वल्लाह आलम वो जाने। मैं एक बात जानता हूँ कि मरियम ने एक बात कही थी जर्नलिस्टों से, उन्होंने कहा था कि देखें खामोशी और ये जो जेल है ये इकट्ठी नहीं चल सकती। मेरा ट्विटर खामोश है, मैं खामोश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसके बाद अगर फिर भी हमें जेलों में ही रखना है तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चलेंगी। फिर उनका ट्विटर चल पड़ा। अब जेलों से वो घर पहुंच चुके हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं, मुझे लग रहा है कि अब ट्विटर बंद हो जाएगा, ट्विटर खामोश हो जाएगा। अच्छा। अब आप देखेंगे कि रायविंड में लोगों सर, को खास लोग ही जा सकेंगे और कोई खबर बाहर नहीं आएगी। कोई डॉक्टर्स का बोर्ड जो है वो कोई लोगों को कुछ नहीं बताएगा, डॉक्टर अदनान लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। यहाँ पर सरकारी डॉक्टर थे, सरकारी बोर्ड था, रोज जर्नलिस्टों को ब्रीफिंग होती थी। रायविंड महल के अंदर ना कोई जा सकेगा, ना किसी की एक्सेस होगी, ना कोई मिल सकेगा, ना कोई बात करेगा। अब नहीं पता चलेगा कि प्लेटलेट्स नीचे गए हैं, ऊपर गए हैं, दरमियान लेकिन गए एक हैं, चीज क्लियर क्यों हुए है, हैं। एक बात ये है बाबर साहब, खबर मैं अब आपसे नहीं एग्री कर गया। निकलेगी। आपने मुझे अब उनकी बीमारी की कोई खबर बाहर नहीं आएगी। आपने मुझे बल्कि मनवाली आप बात, जो लेकिन एक वो जुमला, चाहेंगे खबर वही बाहर निकलेगी। एक जुमला खबर नहीं निकलेगी, मैं आपको बेट लगा के कहता सर हूं मियां कोई साहब भी कह नहीं चुके निकलेगी। हैं कि भाई कोई किसी को कुछ ना बताया जाए, उन्होंने पहले कह दिया था। लेकिन एक बात जरूर है कि उनकर ज्यादा खराब होती तो मैं मान ही नहीं सकता कि उनकी जान का रिस्क लिया जा सकता है और उनको 12 रुपये बोर्ड से लेकर अल्लाह ना करे अगर जाती उम्रा में उनके साथ मुझे नहीं पता प्लेटलेट्स का, वो फिर मुझे जिम्मेदार नहीं पता कौन है? मैं ये बात कह सकता हूं कि उनकी हालत बहुत बेहतर है, ये मैं गारंटी से जाती कह उम्रा सकता हूं। में उनके वरना साथ कुछ हो जाए उसामा साहब, फिर जिम्मेदार कौन होगा? वो इस डॉक्टर बात अदनान का जो मुझे पहले जिम्मेदार बताएं। है, जो पहले क्या जिम्मेदार डॉक्टर है? अदनान पर पर्चा अब दिया जाएगा? एक बात बताएं, रिस्पॉन्सिबल अब मुझे- डॉक्टर एक अदनान होंगे। एक बात बता दें। क्या उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबल होगी? सर ब्रेक के बाद कर लेंगे। अभी जरदारी साहब ने भी कह दिया कि जी प्राइवेट बोर्ड बनाया जाए, उसमें भी ये बात कर लेंगे कि मियां साहब के लिए जो कुछ हो सकता है जरदारी साहब के लिए नहीं हो सकता। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से भी मुतालबा आ गया है। पीपल्स पार्टी कहती है कि उनके लिए भी अब एक प्राइवेट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो उनकी सेहत के बारे में बताए, और ये भी कहा जा रहा है उनको न्यूरोलॉजिस्ट की मदद की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो खरल साहब, अब जो कुछ हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में, जिस तरह उनका इलाज, बोर्ड बनना, फिर वो ज़मानत होना, फिर वो घर में अब मुंतकिल हैं, ICU है, तो क्या जरदारी साहब के साथ भी फिर वही सलूक होगा? यकीनन वही सलूक होगा। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, कई दिनों से कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि अगला अब नंबर है जरदारी साहब का, अगली बारी है जरदारी साहब की। अब उनकी तरफ से मरियम मुतालबात को भी आने शुरू हो गए। तीमारदारी के लिए वालिद के पास जाने दिया गया, तो फिर फलयाल तालपुर साहिबा को भी तीमारदारी के लिए भाई के पास जाने दिया हाँ जाना चाहिए। जी, अब फिर अगली बात आपने हुकूमत खुद के ही आप लिए कह दी। वही पैमाना अगली होना चाहिए। बात आपने खुद ही कह दी कि वहाँ पे भी ह्यूमनिटेरियन जो है ग्राउंड भी आएगी भाई की तीमारदारी के लिए। अगर वालिद की तीमारदारी के लिए उनकी बेटी को अगर जेल से निकाल कर हॉस्पिटल भेजा जा सकता है, तो फरियाल तालपुर साहिबा को भी अपने भाई की तीमारदारी के लिए उनके पास भिजवाया जा सकता है। जरदारी साहब का एक तो प्राइवेट बोर्ड आ जाएगा। आपने देखा अच्छे खासे चलते फिरते भागते दौड़ते खुर्शीद शाह साहब को आपने व्हील चेयर पे पहुंचते देखा। उन्होंने NICVD हॉस्पिटल के अपने डॉक्टर से रिपोर्ट बनवाई और वो हॉस्पिटलाइज हो गए। अब जरदारी साहब को खुद ही उन्होंने, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का अदनान डॉक्टर भी प्राइवेट बोर्ड में डाल दिया गया, अब प्राइवेट बोर्ड उन्होंने सजेस्ट कर दिया है। अच्छा। उसके बाद वो कराची चले जाएंगे, कराची के बाद वो दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं। अब ये जरदारी साहब की चॉइस है, जहां भी जाना चाहें। हुकूमत को कोई इतराज़ नहीं होगा, ठीक है, हुकूमत को कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का प्रेसिडेंट आ चुका है। उसके बाद जरदारी साहब फिर वो सिंध कार्ड भी लेकिन खेलेंगे। साहब मेरी बात सुने। अच्छा, अगली बात कोई फरियाल तालपुर साहब बेल के लिए अप्लाई भी तो करे ना।
बेल वो उन्होंने तो अप्लाई कहते नहीं हैं की, मैं बेल और वो के कह लिए रहे हैं नहीं कि जनाब जाऊंगा, कोर्ट वो मुझे तो अपने आप कहते ही हैं बेल दे मुझे देती है, ये कैसे एग्जैनरेट किया possible है? जाए। जरदारी साहब कहते हैं मैंने बेल भी अप्लाई नहीं करनी, मुझे वैसे ही बेगुनाह कर सब दिया जाए। कैसे पॉसिबल है? मुझे एक बात नहीं, बताइए, बात- एक बंदा जो है जुडिशियल रिमांड पर अच्छा है, डॉक्टर उसको साहब ये बगैर पॉसिबल किसी है, बेल के पॉसिबल है कि जेल से खातून को वालिद की तीमारदारी के लिए कभी ये पॉसिबल है? था पहले पाकिस्तान में, पंजाब में। तो आपका मतलब जेल ये है, मैनुअल के आपका मुताबिक मतलब ये है कि अगर साहब को अगर बगैर ये बेल के- पॉसिबल हो सकता है तो जरदारी साहब के लिए भी कुछ भी नया भी वापस ले ले उनके ऊपर इल्जाम, नया भी उनको रिलीफ दे दे, नया भी उनके ऊपर कन्फ्रंट ना करे, अगर वो एग्जैनरेट करने की एप्लीकेशन दे दे, नैब खामोश हो जाए, नहीं, बोले अरे बहस एक कराए। सेकंड, बात मेरा सुनिए। ख्याल नहीं, तो हाउस मामला अरेस्ट भी ये तो हो है- सकता है कि जी घर को जेल करार दे दिया जाए। तो इसलिए आप कराची जा रहे हैं ना, मामला ये है कि अभी बेल शेल की जरूरत नहीं है, मामला तो ये है कि वो कराची जा रहे हैं, वहां पे जना हॉस्पिटल के जो स्पेशल वार्ड हैं अभी तक का जो डिसाइड ये हुआ है कि वहां पे वो रहेंगे, और उसके बाद आपको पता ही है कि वहां पे सारी सहूलतें मिलती हैं। शर्जील नाम मेमन साहब भी उधर रहे हैं, तो डॉक्टर वो आसिफ भी सर उधर जो रहे हैं। अरबों खरबों डॉलर वापस आ रहे तो थे, वो मामला कैसे ये है आएंगे? कि जब एक तरफ से आप डॉक्टर साहब कर लेंगे शुरू आशीर्वाद, तो फिर दूसरों के लिए भी वही कानून होगा। यही तो मेरा मामला तो है। सवाल फिर ये है कि सिंध वो वाले सिंध अरबों कार्ड खरबों खेलेंगे, डॉलर कब फिर वो आएंगे? कहेंगे कि नवाज शरीफ और पंजाब के लिए कानून और है और सिंध वालों के लिए कानून कह और है। दिया सर, वो कह रहे हैं। तो फिर उनके- आप मौका उनके देते सारे हैं ना। लीडर कह रहे हैं कि जी आप नवाज डॉक्टर शरीफ साहब के लिए जब कानून आप और है, मौके हमारे ऐसे लिए फराहम कानून और है। करेंगे, जब ऐसी प्रेसिडेंट आएंगी तो उनका तो कहना बनता अच्छा, है ना, बाबर फिर साहब, वो तो एक्सप्लॉइट करेंगे। ये तो फिर सीधा सा केस है कि फिर जरदारी साहब को भी इलाज की बिल्कुल वैसी सहूलतें मिलने वाली हैं या मिलनी सर चाहिए। इसमें आपने प्रेसिडेंट सेट कर दी, मियां साहब की बेल हो गई, मरियम नवाज की बेल हो गई, चले बेल तो कोर्ट ने की है, जी, मेरिट मैं उनकी बेल तो मेरिट पे हुई है। बस ये बोर्ड की बात कर रहे थे। देखिए कोर्ट सामा साहब एक चीज, कोर्ट ने बेल देनी होती है ग्राउंड्स पे, ग्राउंड तैयार की पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया। वो मेडिकल बोर्ड, मैं उस प्रोसीडिंग में खुद था कोर्ट की, जब कोर्ट के सामने आए कह रहा कि जनाब अगर मियां साहब को आपने बेल ना दी तो वो गए, और जजेस ने और कहा उनकी कि हालत हम कोई तो- डॉक्टर्स उनकी- नहीं है, हमने तो डॉक्टर की राय को देखना है, उन्होंने बताना है रिपोर्ट सब क्या हालत है। बाकी नरशी साहब के सामने जो अयाज महमूद साहब थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा जी कि उनकी हालत इंतहाई क्रिटिकल है, जी जी इंतहाई क्रिटिकल है, और नैब ने कहा जी कि हमें उनकी बेल पे इतराज नहीं है। तो फिर कोर्ट क्या करती है? जब मेरी बात हुई तो फिर जज बेचारे क्या करें? जज साहब ने तो जब दोनों को सुना, जिन्होंने पकड़ा हुआ है वो कह रहे हैं हमें इतराज नहीं है, दूसरा फरीक जो है वो गवर्नमेंट है, वो कह रही थी कि वो ये मर सकते हैं, इनकी इतनी हालत खराब है, तो कोर्ट तो बेल दे देगी। यही चीज़ मरियम की जब बात आई, उन्होंने कहा जी हम इसको अपोज करते हैं, मेरिट पे वो प्रोसिक्यूशन जो है वो कुछ साबित ही नहीं कर सकी। तो चीज़ें इस तरह से हुई हैं। अब जरदारी साहब जो हैं अब वो हैं जुडिशियल पर, तो पहली बात तो ये है कि उनके वकला जो हैं वो मेरिट पे बेल तो अप्लाई करें, कहें कि जनाब उनको हेल्थ ग्राउंड भी है, और पहले बोर्ड बंद रहा है वो ना, नवाज बन शरीफ जाएगा साहब से शायद, ज्यादा दरखास्त आ बीमार गई है उसामा साहब, लेकिन उनके साथ डॉक्टर अदनान जैसे एक एक्सप्लॉइटर नहीं है जो कि बार बार ट्वीट करें, जो उनके एक मैंने हेडलाइंस आपसे डिस्कस करनी है क्योंकि फिर हमने करतारपुर के बारे में बात करनी है, चंद ही मिनट हैं। मैं भी देख रहा था हेडलाइंस आपने देखी कि जनाब वो कराची में सादजा को मार पड़ी कि जी इतना मारा उनको पकड़ कि जी रेड जोन में दाखिले के लिए कोशिश की। तो ये कोई कराची के लिए, सिंध के लिए अलग कानून है और इस्लामाबाद के लिए अलग, कि वहाँ आप रेड जोन में जी हम आ जाएंगे, हम कर देंगे, तो वहाँ कोई नहीं रोकेगा क्या? ये कोई अलग कानून चल रहे हैं? वहाँ पर सादजा को मार के हर बुरा हाल जगह कर पे दिया उसामा साहब एक ही और है, वहाँ लेकिन पर इस्लामाबाद में कहीं आप आप देखिए क्या हो पंजाबी रहा में है। कहते हैं हल, आप कहते हैं लंबी डाल दो और साथ मिट्टी डाल दो, और कहीं जब आप हल खड़ी कर देते हैं। मामला ये है बाबर कि साहब, कानून क्या तो है? हर जगह एक नहीं, ही है। सिंध हुकूमत जो है वो कर सकती है, लोगों को मार सकती है, डंडे मारे जी, वहाँ रेड जोन है क्योंकि वहाँ बिलावल है, वहाँ वज़ीर आला सिंध है। साहब खवातीन पढ़ी लिखी लेक्चरार, उनको जिस तरह बदतमीजी उनसे की गई, जिस तरह से उठा कर उनको गाड़ियों में फेंका गया, सारे मीडिया ने वो दिखाया है कि एक तरफ आप नहीं, वो मौलाना साहब से पूछे ना, वो इज्जतदार नहीं थी क्या? उनका क्या कसूर था? वो सर वो किसी की माएँ बहनें नहीं थी, वो अपने पीपल्स हुकूक पार्टी के से भी लिए, सवाल अपने है ना? राइट्स के लिए वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी, और आपने उनको पकड़ के उठाकर जनाब वो किसी प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा तो नहीं मांग रही थी,
लेकिन वज़ीर चूंकि आला पीटीआई सिंध का की इस्तीफा तो हुकूमत नहीं मांग रही इस्लामाबाद थी। में है, वो तो अपने तो वहाँ अपने हक की बात कर रही थी। एक तरफ आप कहते हैं आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती, एक तरफ आप कहते हैं कि आइन और जो कानून, आइन और जो जमहूरियत है, ये जमहूरी हक है मौलाना का कि उनको उनको वो प्रोटेस्ट करें। जी, जी। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जरदारी साहब का ये जमहूरी हक है कि उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उनका बेहतरीन इलाज होना सर, चाहिए। कराची में और और जो कानून है। सड़कों पर ये कीड़े मकोड़े हैं, ये कौन है? जो ख्वातीन है यार, वो प्रोटेस्ट कर रही है, और जिस तरह से उनको उठा उठा कर गाड़ियों में फेंका गया और जो बदतमीजी की गई है, वो भी तो सारी कौम देख रही है। वो किसी एक तो- वज़ीर आला का इस्तीफा तो सर, नहीं मांग देखिए, रही थी, एक तो वो तो वहाँ- अपना राइट मांग रही जी, थी। यही क्या उनका जमहूरियत जमहूरी है। हक नहीं है? जी, क्या जी। उनका आईनी हक नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर सके? सिंध में पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिलता है, भुट्टो जिंदा है, तो फिर यही होगा। लेकिन अगर यही सूरत हाल इस्लामाबाद में ना करने की कोशिश कीजिएगा ये देखकर कि जनाब वहां पर जमहूरियत खतरे में आ जाएगी, वहां पर मुल्क में जनाब अफरा तफरी होगी, जगह जगह जंग होगी। मौलाना साहब कहते हैं हर जगह हम लड़ेंगे और जनाब बिल्कुल जंग शुरू हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या। आखिर में जनाब करतारपुर राहदारी की बात करते हैं। यकीन जाने, अंग्रेजी का लफ्ज़ है माइलस्टोन, कि ये एक बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान की तारीख में। और आप देख लीजिएगा, मेरी बात ये लिख लें कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पता लगेगा इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा और किस किस तरह से फ़ायदा होगा, ये आप देखिएगा। मौलाना साहब तो चलो उनकी अपनी सियासत है, बुग़्ज़ इमरान में जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ये अब करतारपुर वो जगह है कि जहाँ पर सिख मज़हब के बानी और सिख मज़हब के मुताबिक के उनकी बाबा गुरु नानक की यहाँ कब्र या समाधि वो यहाँ पर है, तो उनके लिए मुक़द्दस तरीन मकाम इसको हम कह सकते हैं सिख बरादरी के लिए। तो अभी राहदारी बनाई गई है, भारत से लोग एंटर होंगे, फेंसिंग है और यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद वापस। और इस पर आप देखें कि अनोखी बात यह हुई कि पहली दफ़ा शायद तारीख में कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, पाकिस्तानी हुक्मरान के बैनर्स आप देख रहे हैं कि हीरो है जनाब इमरान खान और मोदी सरकार को आग लग गई। खैर साहब, वहाँ मोदी सरकार को आग लग रही है, यहाँ पर भी किसी को आग लग रही है, मैं क्या कहूँ। यही मैं कह रहा हूँ कि जो बात मोदी की है, जो बयानिया मोदी का है, जो नैरेटिव मोदी का है, पाकिस्तान में भी अगर कुछ लोग, कुछ अनासर अगर वही बातें करते हैं, उनको तकलीफ हो रही है। देखिए, ये जो कॉरिडोर आपने खोला है उसामा साहब, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के अंदर, आपका एक सॉफ्ट इमेज गया। फिर सिखों के हवाले से कनाडा के अंदर आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर सिखों की बड़ी मेजॉरिटी है। बरतानिया के अंदर सिख देख ले, मुसलमानों के लिए कितने वहां पे मेयर हैं, कितने पार्लियामेंटेरियन हैं, लॉर्ड है वहां पे सिखों में से। कनाडा के अंदर मेरा ख्याल दफा का मिनिस्टर जो है वो भी सिख है, और भी बहुत सारे कैबिनेट में अंदर लोग हैं, अहम ओहदों पे हैं, और बहुत सारे मुल्कों के अंदर है। और जो भारत के सूबा मशकी पंजाब के अंदर जो पजीर आई, पाक फौज के हक में नारेबाजी हो रही है, इमरान खान के बैनर लग रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, ये तस्वर भी हो सकता है कि मोदी के पाकिस्तान के अंदर किस तरह का बैनर लगे, उसके नारे लगे। मैं समझता हूं ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की और सिखों के लिए, जो पाकिस्तान के दिल में पहले ही उनके धड़कते हैं। अभी इसका इंपैक्ट और बहुत ज्यादा जाएगा। बाबर साहब, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट है? उसामा साहब देखें, जिस तरह से हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि वो मक्का और मदीना जाए और ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर जाए और वहाँ जाके वहाँ पर मदीने की ज़ियारत करे, मक्के में जाए, तो यही ख्वाहिश दुनिया में किसी भी कोने में जो सिख बैठा हुआ है उसकी ये ख्वाहिश है कि एक दफ़ा वो करतारपुरा ज़रूर जाए। तो ये एक पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि इंडिया में सिख जो कि एक माइनॉरिटी हैं, पहले ही वो हिंदू गैज़ो गज़ब का शिकार हैं। जिस तरह से गोल्डन टेम्पल में उनके साथ उनको अटैक किया गया, बेतहाशा सिखों को मार दिया गया, तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको दी है, सारी दुनिया के सिखों को। आप देखिए कि फैसिलिटेट किस तरह से किया गया है कि शनाख्ती कार्ड पर भी उनको एंट्री दे दी गई है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये मैंने पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि किसी इंडियन सिटीजन को शनाख्ती कार्ड पर लो कर दिया जाए कि आए और आके आप यहीं पर थोड़ी होगा, उसके बाद वो वीजा लेकर ननकाना साहब दर्जनों मकाम साहब, यही वजह है कि 1 करोड़ की आबादी आपके साथ है। आप अमृतसर से चंद किलोमीटर के फासले पर करतारपुर है, लेकिन वो बेचारे आ नहीं सकते थे। बिल्कुल सही। तो आप एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इंसानी हमदर्दी हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है। कल क्या होगा बाबर साहब?
कल सर मरियम नवाज जो है कल उनका वो ट्विटर खामोश होगा, एक तो खामोश आपने होगा, कह दिया। बंद होगा। इस्लामाबाद और, उन्होंने कहा जी कोई नहीं। मौलाना फजलुर रहमान बेचारे उनकी राह तकते रहेंगे और वो नहीं आएंगे। चलिए जी, खरल साहब सर टाइम खत्म है। कल अब नवाज शरीफ साहब की शायद मुलाकातें हों कुछ लोगों से, आप पता नहीं वो पब्लिक की जाती हैं नहीं की जाती। बहरहाल शेड्यूल है मुलाकातें, अहम मुलाकातें, और कुछ लोगों से उनकी फ़ोन पे बात भी होगी और उसके बाद धरने का नैरेटिव कुछ चेंज भी हो सकता है। मरियम साहिबा की बात होगी, नवाज शरीफ साहब की बात होगी, मौलाना फजल रहमान साहब से बात होगी। अब देखना डीलिंग वीलिंग क्या होती है, उसके हवाले से क्या नया बयानियाँ सामने आता चलिए जी, है। उम्मीद वो कर कल आपको हाँ जी, नज़र कल आएगा। के बारे में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब मौलाना साहब जो हैं वो सीरत कॉन्फ्रेंस जो वो 4 शरीफ के दिन हो उस पर तवज्जो देंगे और दीगर जो मैं समझता हूँ मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ जो बयानात हैं और दिल आज़ारी करना है किसी की, हमारी जो सकाफ़त हमारी रिवायत इजाज़त नहीं देती ख़वातीन के बारे में अल्फाज उस तरह के इस्तेमाल करने से, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि कल वो परहेज़ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मीडिया में बातें की गई हैं उसके बाद शायद वो मुहतात हों। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।